नमस्कार। आज हम आपके सामने एक बहुत ही इमोशनल कहानी है जो कि पति पत्नी पर आधारित है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे पति पत्नी की ज़िंदगी पर बीती हुई दर्दनाक कहानी है जिसे पढ़कर मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। हो सकता है आपकी आंखों में भी आंसू आ जाए। इस कहानी में आपको अनेकों ऐसे मोड़ मिलेंगे जिन्हें पढ़कर आप भी इमोशनल हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी को स्टार्ट करते हैं जिसका शीर्षक है इमोशनल स्टोरी इन हिंदी। जो कहानी ऐसे जोड़े की ज़िंदगी पर आधारित है जो बेहद ही भावपूर्ण और इमोशनल है। मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूँगी कि यहाँ हाँ है या ना है। माँ ने रीता की तरफ देखा और अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? रीता गुस्से से बोली, माँ मुझे बस लड़का देखना है, आप उसकी तस्वीर मंगवा लें या लड़के को यहीं बुला लो। माँ ने डांटा, पागल है, शर्म नहीं आती, चल दफ़ा हो जा अपने कमरे में। बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? रीता बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही शादी करेंगे, कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूँगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन रीता को तो लड़का देखना था बस। लड़का तो प्यारा है। रीता ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही रीता की शादी हो गई। रीता का हमसफ़र का नाम सुशील था। इस तरह रीता की अरेंज मैरिज हो गई। ना कभी मुलाकात हुई और ना ही कभी कोई बात। कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जब दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी ज़िंदगी में मिले भी ना हों। दो अजनबी पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। सुशील कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई थी और रीता नज़रें झुकाए हुए बैठी थी। आइसक्रीम तो रीता की फेवरेट थी। सुशील को नमस्ते की। सुशील पास बैठ गया। सुशील थोड़ा सा शर्माता भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए इतने की तो काश मैं आइसक्रीम खा लेता। रीता का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगी? पहले तो रीता ने शर्माते हुए मना कर दिया, फिर सुशील ने प्यार से कहा, खा लो, प्यार बढ़ेगा। रीता को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। रीता सारी आइसक्रीम खा गई। सुशील ने पूछा, आइसक्रीम पूरी ख़त्म कर दी? रीता मुस्कुराने लगी, वो तो मैं खा गई। सुशील भी मुस्कुराने लगा, बहुत कंजूस हो आप, पहले कहती कि नहीं खानी और अब देखो सारी की सारी खा गई हो। यह आइसक्रीम 50 की थी। रीता सुशील को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी कि सुशील दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रही। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ चुकी थी। वक्त गुजरने लगा। कुछ महीने बाद रीता के भाई की शादी थी। रीता 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। रीता ने सुशील से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। सुशील ने रीता के पास बैठकर कहा, रीता, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं इजाज़त नहीं दे सकता शादी में जाने की। रीता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। सुशील, पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना? आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाइए बस। सुशील ने रीता का हाथ पकड़ा मोहब्बत से, फिर रीता को समझाने लगा, रीता, क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने की दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और तुमको किसी के भरोसे भी नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर सुशील कमरे से बाहर चला गया। रीता रोने लगी। रीता ने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन किया और बताया कि सुशील मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा अगर वो कह रहा है तो मत आओ। लेकिन रीता के भाई और भाभी दोनों जिद करने लगे। क्यों नहीं आने दे रहा सुशील हमारी बहन को? वो रात को रीता के घर आए। सुशील भी घर पर ही था। कहने लगे कि मेहंदी है, 3 दिन की ही बात है, अमृता को लेने हैं। सुशील ने रीता की तरफ देखा। रीता, मैंने क्या कहा था तुमसे? इस पर रीता ने नज़रें झुका ली और कमरे में चली गई। सुशील को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन उसने सब्र कर लिया। 1000 रुपये जेब से निकाले और रीता को दे दिए और कहने लगा कि और पैसे चाहिए तो बता देना, मैं कल आऊँगा। रीता बहुत खुश थी। रीता ने सुशील को अपने गले से लगाया और कहा, अपना ख्याल रखना। रीता फिर शादी में चली गई। मेहंदी की रात रीता की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफ़ी इंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। गली में कीचड़ था। रीता का पाँव फिसला और वो गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। रीता ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जल्दी से रीता को अस्पताल ले जाया गया।
रीता दर्द से चिल्ला रही थी। सुशील को कॉल करके रीता के बारे में बताया। सुशील घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर रीता को इमरजेंसी वार्ड में ले गए। सुशील बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थी। जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी लोग शादी इंजॉय कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे, लेकिन यहाँ सुशील परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया कि आपका बच्चा मर चुका है। सुशील बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड रूम के अंदर गया। रीता रो रही थी। सुशील को देखकर मुंह मोड़ लिया। सुशील पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप कर मेरी सोनी, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। रीता फूट फूट कर रोने लगी। सुशील मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सुशील ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। रीता खुद को सुशील और अपने बच्चे का गुनहगार समझ रही थी। सुशील ने रीता का सर अपनी गोद में रख लिया और बोला, चुप हो जा मेरी सोनी, सोनी रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूँ। सुशील रीता को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए। रीता खुद को इल्ज़ाम दे रही थी। माँ सुशील ने मुझे रोका था, लेकिन मैं जिद करती रही, मुझे शादी में जाना है। अगर मैंने उनकी बात मान ली होती तो शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। सुशील समझ रहा था। रीता दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही थी, इसलिए सुशील प्यार से समझाता रहा रीता को। अरे पागल है, खुद को परेशान ना कर, ऊपर वाले की मर्जी थी। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हम फिर से औलाद ज़रूर देखेंगे। रीता सुशील की आंखों में देख रही थी। सुशील आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं आपने, कुछ कहा भी नहीं। सुशील ने लंबी सांस ली, मुस्कुरा कर बोला, रीता जब तुम मेरी जान हर बात मानी ही नहीं तो अब मैं क्या कहता तुमसे। कोई कहने का फ़ायदा ही नहीं था। रीता समझ रही थी सुशील के खामोश गुस्से को। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। सुशील अपने बच्चे को बाहों में उठाकर झूमने लगा। रीता बेड पर लेटी हुई सुशील की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते हुए आंसू देख रही थी। ज़िंदगी में बहुत अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। सुशील के 2 भाई जो सुशील से बहुत अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन सुशील का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा ही हो रहा था। रीता ने सुशील के आगे जिद की कि बच्चे को गर्मी लगती है, इसलिए वह बहुत रोता है, मेरे कमरे में एसी लगवा दो। सुशील ने सिर पर हाथ रखा। अरे रीता पागल हो गई हो क्या? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि एसी लगवा सकूं। रीता ने जिद की, मुझे कमरे में एसी चाहिए बस। सुशील अपने बेटे को सीने पर लेटाकर खेल रहा था उसके साथ। रीता बस एसी लगवाने की जिद किए हुए बैठी थी। सुशील ने रीता का हाथ पकड़ा, अपने करीब किया और बोला, रीता तुम नहीं, तुम्हारी ये जिद अच्छी भी नहीं है, लगवा दूंगा एसी। ये लो, सो गया मेरा राजकुमार, इसको लेटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी। वे दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। सुशील हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी कर रहा था, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता ही था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। सुशील का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। सुशील कुछ परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया है। रीता मोबाइल पर लगी हुई थी। सुशील ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। सुशील चिल्ला कर बोला, रीता ये क्या है? रीता ने देखा और बोली, ये आपके लाडले ने तोड़ा है। सुशील गुस्से में पहले ही था। रीता को गाली देकर बोल पड़ा, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डेटा था, तुम पागल हो, उठ जाओ, खाना लेकर आओ। रीता गुस्से में बोली, सुशील मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करो और कदर इतनी सी भी नहीं, गाली दे रहे हो मुझे। रीता खाना लेकर आई। खाने में बैंगन बने हुए थे। सुशील ने बैंगन देखे चिल्ला कर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम कितनी बार समझाया है कि मुझे बैंगन अच्छे नहीं लगते। सुशील ने खाना उठाकर फेंक दिया और बाहर चला गया।
इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया, जो हाथ पर लग गया। काफ़ी खून बहने लगा। ऊपर से रीता ने बेटे को एक दो थप्पड़ भी लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई और खुद भी रो रही थी। 5 साल हो गए इस इंसान के साथ थोड़ी सी भी कदर नहीं है। बेटे के जख्म और मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर सुशील गायब रहा। रीता ने भी फ़ोन करके नहीं पूछा। रीता ने अपनी माँ को बताया, सुशील आजकल न खर्चा दे रहा है, ना ही अच्छे से बात करता है और ऊपर से गालियाँ भी देने लग गया है। माँ ने कहा, अच्छा हम सुशील से बात करेंगे। सुशील को महसूस हुआ कि आज उसने अच्छा बिहेव नहीं किया। आज घर जाकर रीता को सॉरी कहूँगा। घर आया, देखा घर में रीता के माँ बाप, चाचा सब आकर बैठे हुए थे। सुशील ने रीता की तरफ देखा। रीता खामोश रही, सबको नमस्ते किए। उसके बाद बात तो शुरू होनी ही थी। माँ चिल्ला कर बोली, क्यों बेटा, तुम खर्चा क्यों नहीं देते और रीता को क्यों गालियाँ देते हो? सुशील को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। घर की बात थी, हम दोनों सुलझा लेते। सुशील ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, यह बस तमाशा लगाना चाहती है। रीता को भी गुस्सा आ गया और वह भी गुस्से में बोल पड़ी, क्या देते हो? वो महीने में 10,000 देते हो, जिनका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर खर्चा करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने सुशील ने रीता को थप्पड़ मार दिया। रीता की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपनी बेटी को साथ ले गई, दोनों बच्चे भी साथ ले गई। सुशील ने भी उन्हें जाने से नहीं रोका। रीता नाराज़ होकर चली गई। रीता को ज़्यादा दुख थप्पड़ का नहीं था, चेहरे का निशान बन चुका था। माँ भी रोने लगी। न जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर यह कमीना इंसान। सुशीला पहले से अपने होटल की वजह से परेशान चल रहा था। काम ना होने की वजह से और भी ज़्यादा परेशानी बढ़ गई थी। रीता मायके में थी, सुशील यहाँ घर में परेशान था। हालात इतने ख़राब हो गए कि सुशील को अपना होटल बेचना पड़ गया। 2 महीने गुजर गए, दोनों एक दूसरे से बात भी ना की। दोनों गुस्से में थे। सुशील कहता कि खुद गई है खुद वापस आए। उधर रीता की अक्कड़ थी कि मनाने आएगा तो ही जाऊंगी। दिन गुजरते गए, 8 महीने गुजर गए, कोई बातचीत नहीं हुई। सुशील के एक दोस्त ने सुशील से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक वीज़ा है। हालात बहुत बुरे चल रहे थे सुशील के। सुशील विदेश चला गया, नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया, दोनों ने एक दूसरे से कोई बात ना की। रीता भाई से बच्चों के दूध या कोई ज़रूरी सामान का खर्चा लेती रहती थी। भाई कब तक खर्चा दे सकता था? उनके भी अपने बच्चे थे। कभी रीता के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज़ तोड़ देते तो रीता की भाभी हजारों बातें करती, ताने देती थी। रीता चुपचाप सुन लेती थी। क्या करती, आखिर किसी को कुछ बताती भी न थी। दीपावली का दिन था। रीता ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उसी इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो, जाओ यहाँ से। रीता उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था, सुशील तो मेरे सर का ताज है। सुशील दुबई में बच्चों को बहुत याद करके रो रहा था। रीता पागल थी, बात कुछ भी नहीं थी और तूने यह क्या कर दिया। उधर रीता के भाई ने रीता के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। 4 बच्चे थे उस आदमी के। उसके भाई ने रीता से कहा, बस सुशील से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके अपना घर बसाओ। रीता की आंखें भीग गई थी आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, सुशील को फ़ोन लगाया, नंबर बंद आ रहा था। रीता रोने लगी, मुझे सुशील के पास ही जाना है, मुझे किसी से कोई शादी नहीं करनी। उधर सुशील का भी दिल तड़प रहा था। उसने सोचा, मेरी रीता तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज़ हो जाती है ना, खुद ही माफ़ी मांग लूँगा अपनी जान से। वो टिकट करवा कर हिंदुस्तान वापस आ गया। रीता रो रो कर भगवान से अपने पापों, अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी कि ऊपर वाले मुझे माफ़ कर दे, मुझे मेरा सुशील वापस कर दे। रात भर रोती रही।
सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाज़ा खोला। सामने देखा, सुशील खड़ा था। रीता की नज़र सुशील पर पड़ी। हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर सुशील के सीने से जा लगी और चीख चीख कर रोने लगी। सुशील, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। सुशील के पांव पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दो सुशील। सुशील ने रीता का माथा चूमा, आंसू साफ किए। तुम भी तो मुझे माफ़ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में बहुत ज़्यादा बोल दिया था। सुशील ने बच्चों को सीने से लगाया और प्यार करने लगा। रीता के भाई और भाभी की आंखों में भी आंसू थे। बोले, मेरा परमेश्वर, मेरा हमसफ़र मेरे पास है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वो सुशील के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत ही मुश्किल है। जो दर्द एक हमसफ़र महसूस कर सकता है और कोई नहीं समझ सकता। गलत फ़ैसला लेकर ज़िंदगी बर्बाद ना करें, ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो हमसफ़र कोई नाराज़ या घमंड में है तो जाओ मना लो, राज़ी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। अगर मेरी इस कहानी से किसी एक के भी दिल में घर कर गई हो तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी बर्दाश्त कर लें तो घर ना उजड़े किसी का भी। दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है इमोशनल स्टोरी के बारे में? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसी ही और अमेजिंग कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, इस स्टोरी को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी को दोबारा से आबाद कर सकता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।